लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, देखिए ये जो आज के सेशन में आपको लर्निंग मिलेगी, मैं वादा कर सकता हूँ उसके पहले आपने नहीं सीखा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप सीखने वाले हैं इन चीज़ों को। और पहली बात, ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। ये मैं धन का डीमेट यूज़ कर रहा हूँ। धन के डीमेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, धन के डीमेट में आपको दो चार्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं। एक ये ट्रेडिंग व्यू मिलता है और एक ये मिलता है आपको साथ में ही चार्ट आईक्यू। ठीक है, दो ऑप्शंस डीमेट को यूज़ करने में मिलते हैं, चार्ट्स को यूज़ करने में। अभी जो हम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं चार्ट आईक्यू का। बेसिकली जो हम लोग चार्ट यूज़ करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू करते हैं। ठीक है, अभी चार्ट आईक्यू यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? चार्ट आईक्यू के प्राइजेस में हम लोग कौन सी चीज़ें शार्पली देखते हैं? ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं तो चार्ट आईक्यू के चार्ट में अगर आप गौर कर पाए तो आप इंडिविजुअल कैंडल्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर बेहतर होता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करने के लिए जितना बेहतरीन चार्ट आईक्यू के चार्ट है कि आपकी प्रॉपर एंट्री क्या होगी। अब यहाँ पर इंडिविजुअलाइज आप कर सकते हैं कि इन कैंडल्स में लोअर विक कितना बड़ा है और अपर विक कितना बड़ा है। इस कैंडल को आप इनसाइड कैंडल को बिल्कुल क्लैरिटी से देख सकते हैं। ठीक है, ये पिछली 5 से 6 कैंडल का कवर अप इस एक सिंगल कैंडल के बॉडी साइज ने किया है, इसको क्लियरली आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कैंडल्स को आप इंडिविजुअली एक एक करके अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ट आईक्यू सबसे बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन में एंट्री और एग्जिट जितना शार्पली चार्ट आईक्यू के चार्ट से होता है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से नहीं होता है। मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ जो उपयोग है। ठीक है, इसके साथ और कई सारे टूल्स को, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जितना बेहतरीन उपयोग आप चार्ट आईक्यू के चार्ट में कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में नहीं कर सकते। ये मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पर आपको जो मूलतः 2 से 3 फिब के रिट्रेसमेंट के ज़रूरी पॉइंट्स है, जैसे कि 0.50 हुआ, 0.618 हुआ, यही आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो ज़रूरी है 382 38.2 और उसके साथ ही 50% और 61.8, ये 3 फिबोनाची के गोल्डन रेशियो कहे जाते हैं। इनका सबसे, अब देखिए इसी के साथ आप 78.86 भी लगा सकते हैं। ठीक है, 23.8 लगा सकते, ऐसे कई सारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आप लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, महत्व नहीं। तो महत्व नहीं है, वो चीज़ आपके सामने रखी भी क्यों जाए। ठीक है, इसी तरीके से एवरेज लाइन को तो हम और आप यूज़ करना सीख ही रहे हैं। इसी के साथ एक गैन थ्योरी होती है टाइम साइकिल में। ये मैं सिर्फ आपको चार्ट आईक्यू के उपयोग बता रहा हूँ कि चार्ट आईक्यू के चार्ट में कौन कौन सी चीज़ें आप बहुत शार्पली देख सकते हैं। एक गैन थ्योरी होती है, गैन थ्योरी टाइम साइकिल के लिए होती है। ठीक है, उसका भी आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं टाइम साइकिल का। टाइम साइकिल के लिए आपके पास ऑप्शंस और कई सारे टूल्स हैं जिनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाऊँ, एक जो सबसे बेहतरीन तरीका है चार्ट आईक्यू के चार्ट्स को यूज़ करने के लिए, वो होता है प्राइस की स्ट्रेंथ का डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। ठीक है, प्राइस की मजबूती स्ट्रांग कैसे है या कमज़ोर है। तो कोई प्राइस अगर कमज़ोर है तो कमज़ोर होने के बाद वो मजबूत ज़रूर होगा, वीकनेस से स्ट्रांग होने की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई प्राइस स्ट्रांग है तो वो अपने वीक होने की तरफ ज़रूर बढ़ेगा। तो ये जो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस है, इनको आप बहुत क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर? चार्ट आईक्यू के चार्ट पर। बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा। समझिए बहुत ध्यान से, बहुत ज़रूरी ये सेशन है आज का आपके लिए। ठीक है, जितना आप आसानी से देखेंगे उतना बेहतरीन। बहुत सिंपल चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले सीखा नहीं होगा, कहीं सुना नहीं होगा, लेकिन उनको उपयोग करने का तरीका बदल गया और कुछ नहीं। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि जो लोग बहुत अच्छा बाजार में काम कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हायर है, वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं। नहीं, वो इन्हीं कामों को अलग तरीकों से कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। वही आपको समझना है। देखिए, पहले मैं आपको लॉजिक समझा दूं कि हम लोग सीखने क्या वाले हैं, समझ लीजिए। देखिए, मूविंग एवरेजेस तो आप लोग यूज़ करते हैं। मैंने आपको एवरेजेस का लगभग एक एक पार्ट बताया हुआ है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है चीज़ों को। ठीक है, एवरेजेस कैसे बनते हैं, किस तरीके से डिप्लॉय किए जाते हैं, कौन कौन से एवरेजेस पे काम करना चाहिए और उनकी एंट्री एग्जिट, सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन एवरेजेस के सेशंस को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके डायरेक्टली देख सकते हैं, चैनल को भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, मूविंग एवरेज में एक औसत के काम करने का तरीका समझिए। मैं यहाँ पर इस एवरेज लाइन से आपको समझा दूँ। देखिए,
जैसे जैसे प्राइस का हायर हाइज का पैटर्न बढ़ता है, मतलब कैंडल्स एक के ऊपर एक क्लोज करेंगी, तो उसी के साथ प्राइस का एवरेज भी ऊपर की तरफ बढ़ता है, जिसको आप लोग एवरेज की कर्विंग कहते हैं। जैसे अगर कोई एवरेज इस तरीके से चल रहा था, अचानक से प्राइस ऊपर गया तो एवरेज भी इस तरीके से उठने लगेगा, तो इसको हम कहते हैं एवरेज की कर्विंग। अब प्राइस रुकने लगा तो एवरेज भी इस तरीके से थोड़ा सा ढलान पर आएगा, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी है एवरेज की कर्विंग है, ठीक है। अब इसी से प्राइस की स्ट्रेंथ पता चलती है, समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए। इसी से प्राइस की स्ट्रेंथ पता चलती है कि प्राइस जैसे जैसे एवरेज कर्व करेगा, अब कर्विंग एवरेज अगर यहाँ पे रुक के दोबारा हायर साइड मुड़ जाए तो समझिए प्राइस की स्ट्रेंथ फिर शार्प हो गई हायर साइड। अगर वही कन्वर्जेंस डाउन साइड हो जाए तो प्राइस की स्ट्रेंथ गिरने लगी। क्यों? एवरेज प्राइस के साथ चलने की कोशिश करता है, ठीक है, हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखिए। एवरेज क्यों एवरेज प्राइस के साथ चलेगा बताइए? क्योंकि जितनी खरीदारी होगी, अब देखिए, पहले आपने 10-10 रुपए के दो आपने क्या किए, दो बॉल खरीदी सर, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे दो बॉल 10-10 रुपए की खरीदी, एवरेज 10 ही रुपया हुआ, और एक बॉल आपने अगली 20 रुपए की खरीद ली, तो 3 बॉलें मिलाकर आपने 40 रुपया दे दिया सर, है ना। तो एक बॉल वही आपका 13-13.25 रुपए का पड़ा जाकर, ठीक है। तो ये बात है, एवरेज बढ़ गया 3 रुपए से, इस भाव इस बॉल का प्राइस भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया, और अगली का 20 से 13 आ गया। क्यों? वो 20 रुपए ज़्यादा महंगा था। इसी तरीके से अगर एक कैंडल का क्लोजिंग 21,900 है, अगले का 22 और अगले का 22,100, तो एवरेज जो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। अब इसका एक बहुत बेहतरीन उपयोग आता है इन्हीं एवरेजेस के टूल का, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं मैकडी में, मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। मैकडी क्या है? मैकडी प्राइस के पोटेंशियल को दर्शाता है। देखिए, अभी हम लोग हिस्टोग्राम पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट पे चलिए। मैकडी क्या है? प्राइस के स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ये जो कन्वर्जेंस की बात हो रही है, ये कन्वर्जेंस किस चीज़ का है? स्ट्रेंथ का है, ना कि प्राइस का है। बहुत ध्यान से समझिए मैकडी। अब मैं यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए कि हम लोग मैकडी को यूज़ क्यों कर रहे हैं, वो कारण हमको समझना है। अब मैं यहाँ पर अगर एक मूविंग एवरेज को प्लॉट करूँ, बहुत ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब कौन सी चीज़ होगी। ये 20 का मैंने मूविंग एवरेज, देखिए सेटिंग्स को बहुत ध्यान से समझिएगा अभी, इसके बाद जब बताऊंगा मैकडी, ठीक है। ये मैंने 20 का मूविंग एवरेज प्लॉट किया। अब मैं 20 के मूविंग एवरेज से ये जानना चाहूँ कि प्राइस में जो पहला लो लगा है, ये लो ब्रेक होने के बाद हमको शॉर्ट करना है या नहीं करना है, ये एवरेज बता सकता है क्या? नहीं। क्या इस एवरेज की ये कर्विंग आपको ये एक राय दे रही है कि इसको शॉर्ट करना है कि नहीं दे रही? ये जो प्राइस में यहाँ पर लो लग गया फर्स्ट, और जब ये ब्रेक हुआ और एक कैंडल के बाद प्राइस ने दोबारा रिकवरी कर ली, अगर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने आएंगे, क्लोजिंग के बाद आएंगे, गैप डाउन करके प्राइस रिकवरी करेगा, परेशान हो जाइएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर ये प्राइस लो ब्रेक किया, आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद तुरंत रिकवरी होगी, परेशान हो जाइएगा कि नहीं? एसएल दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज को यूज करने की एक खामी है, वो प्राइस की स्ट्रेंथ स्टेबल है या नहीं, कि एक लो लगने के बाद अगर वो लो ब्रेक हो रहे हैं तो उस पर बिलीव करना चाहिए या नहीं, ये मूविंग एवरेज आपको नहीं बता रहा है। लेकिन अगर आप दो एवरेजेस को एक साथ ले आए और उनकी स्ट्रेंथ पर बात की जाए तो वो काम करता है मैकडी, ठीक है। अब मैकडी को समझने का तरीका समझिए, कैसे हम लोग उसको उपयोग करेंगे, देखेंगे कैसे, ठीक है, चार्ट पे प्लॉट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमको समझ गए। अब मैं ये इंडिकेटर यहां से 20 का मूविंग एवरेज हटा देता हूं। अब मैं यहां पर प्लॉट कर रहा हूं मैकडी, ठीक है। यहां पर सेटिंग्स को बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा कि अगर प्राइस में कोई पहला लो लगा है, बहुत ध्यान से देखिए, ये इसके जो लाइन है ना, ये अभी जो इसमें पहले से डिफॉल्ट सेटिंग आता है, डिफॉल्ट सेटिंग आता है इसमें 12 का स्लो एवरेज बोला जाएगा आपको फास्ट लाइन, स्लो लाइन, और 26 का एवरेज आपको बोला जाएगा फास्ट एमए पीरियड, ठीक है, मूविंग एवरेज का 26 का पीरियड। और इसका जो सिग्नल लाइन आता है वो 9 का होता है, 9 का, ठीक है, 9 का होता है। अब हमको इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है। पहले तो इसकी सेटिंग्स को समझ लिया जाए कि ये काम कैसे करेगा, उसके बाद हम उन चीज़ों पर चलते हैं कि सेटिंग्स में चेंज क्या करना है और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं और सबसे पहले कर्सर को लेते हैं। यहाँ पर देखिए डाउनफॉल में प्राइस है, दिख रहा है ना, ये प्राइस जो है ये डाउनफॉल में है। डाउनफॉल के प्राइस में जो पहला लो लगा, आप देखिए यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं, ये लो लगा है, ठीक है। अब इस लो के बाद जब दोबारा ये लो लगा तो प्राइस में तो ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो गया, लेकिन मैकडी में हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना।
तो यही इसकी स्ट्रेंथ दिखाता है। मैकडी ने क्या बताया, देखिए इसमें जो सिग्नल लाइन है वो रेड लाइन है, ठीक है, और क्रॉस ओवर लाइन है वो कौन सी लाइन है, वो ब्लैक लाइन है। बहुत ध्यान से समझिए इन चीज, दोनों लाइंस को बहुत ध्यान से देखिए। ब्लैक लाइन कभी भी रेड लाइन को क्रॉस करे तो समझिए कि स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन क्रॉसओवर हमेशा तब होना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ब्लैक लाइन जो है इस तरीके से बना हुआ है और ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करे, लेकिन रेड लाइन का क्रॉसओवर तब होना चाहिए जब प्राइस में पहले से एक बड़ा डाउनफॉल हो चुका हो। मैंने क्या कहा, कन्वर्जेंस। यहां पर मैकडी का यूज हमको कन्वर्जेंस के लिए करना है, तब्दीली के लिए। परिवर्तन कहां से हो रहा है, रिजम्पशन के लिए नहीं करना है कि प्राइस इतना चल गया और चलेगा क्या, नहीं, रिजम्पशन के लिए कोई उपयोग नहीं। किसके लिए करना है, कन्वर्जेंस के लिए। परिवर्तन कहां से होगा, रिजम्पशन नहीं, परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले से प्राइस में कोई डाउनफॉल होना चाहिए, और जब तक प्राइस में डाउनफॉल है इन दोनों लाइनों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ये देखिए ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद डिफरेंस बढ़ता चला गया और ये कभी कम नहीं हुआ। पहली बार फर्स्टली यहां पर ये डिफरेंस कम होते हुए दिखाई दिया और हाई ब्रेक हुए उस समय प्राइस में एक लो लगा हुआ था, लो ये लगे हुए थे। प्राइस ने दोबारा अपना स्विंग लो ब्रेक किया तो पता लगा कि स्ट्रेंथ ने भी, मैकडी में भी कन्वर्जेंस जो हुआ था उसने भी अपना ये लो ब्रेक कर दिया। हमको कभी इस तरीके से लॉन्ग का पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं करना, याद रखिए। कोई भी डाउनफॉल में पहली बार जब यहां पर क्रॉसओवर होगा, रेड लाइन को ब्लैक लाइन क्रॉस करेगी, तो कभी भी आप यहां पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमको उसके बाद चाहिए एक ट्रैपिंग। ट्रैपिंग किसकी सर, सेलर्स की। अगर बाइंग करनी है तो सेलर्स जिस तरह फंसे होंगे उसके बाद हमारा प्राइस शार्पली मूव करेगा, ध्यान रखिए। तो ट्रैपिंग कैसे होती है सेलर्स की, समझिए, मैं आपको दिखाऊं। सेलर्स ट्रैप देखिए, बहुत ध्यान से समझिए सर इन चीजों को। सेलर्स ट्रैप देखिए, प्राइस ने अपना लो लगाया, यहां पर आप देखिए तो मैकडी ने भी अपना लो लगाया। अब प्राइस ने अपना लो ब्रेक किया इस कैंडल से, मैकडी ने अपना लो ब्रेक नहीं किया। यहां पर बिल्कुल अलग था, प्राइस ने ब्रेक किया तो मैकडी ने भी ब्रेक किया, ठीक है। तो पहली बार जब ये ऊपर आया तो लॉन्ग नहीं किया, फिर ये लो ब्रेक कर गया, तो हमको फिर इंतजार करना है कि कब दोबारा ऊपर आएगा। तो जब दोबारा ऊपर आया तभी भी लॉन्ग नहीं किया, तब ये देखा कि ट्रैपिंग होगी क्या, तो सेलर्स को प्राइस में तो शॉर्ट दिखाया गया, लेकिन यहां पर अगर आप गौर करें तो मैकडी में आपको यहां पर कोई भी शॉर्ट सेलिंग का सिग्नल नहीं है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो यहां पर रुक गई। यही एवरेज में नहीं, मूविंग एवरेज जब आप यूज करते हैं वो प्राइस के साथ कर्व करता है, लेकिन मैकडी क्या करता है, दो एवरेजेस का एक कॉम्बिनेशन है जो कि सिग्नल लाइन के साथ काम कर रहा है, और हिस्टोग्राम अलग से आपको वॉल्यूम्स का एक साइन दे रहा है, ठीक है। उसको अब बाद में समझेंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमको सेटिंग्स भी चेंज करनी। तो यहां पर क्या है, मैकडी स्ट्रेंथ की सस्टेनेबिलिटी बता रहा है। ये बता रहा है कि प्राइस तो थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ, भाव की मजबूती कम नहीं हुई। पिछली बार जितनी बिकवाली हुई थी उससे ज़्यादा अब बिकवाली नहीं हो पाई। तो स्ट्रेंथ जो है वो कंसिस्टेंस है, और प्राइस जो है अपने लो ब्रेक करा है, मतलब सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं। सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं कैसे, प्राइस एक बार नीचे आएगा और ये लो ब्रेक करने से पहले पहले हाई की तरफ बढ़ जाएगा, और जैसे ही ये दोबारा इसके रेड लाइन के ऊपर आए आपको यहीं पर लॉन्ग की पोजीशंस लेनी होती हैं, और फिर इसको ड्राइव कीजिए जब तक दोबारा ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच में डिफरेंस कम ना हो। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर होने पर एग्जिट करना, नहीं, क्रॉस ओवर नहीं, ये जो डिफरेंस जब तक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस देखिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इस पे काम करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान होंगी। इन दोनों लाइंस के बीच जब से ये यहाँ पर देखिए गैप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, बढ़ने के बाद ये गैप का पीक है, इसके बाद अगर आप गौर करें फिर ये प्राइस, और प्राइस तो यहाँ पर कंसोलिडेशन में चला गया होगा जब ये यहाँ पर हिस्टोग्राम रुकने लगता है, ठीक है, और लाइन जो है ये दोनों लाइंस के बीच में डिफरेंस कम होने लगता है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज में, मैकडी के मूविंग एवरेजेस में आपको छोटे से कुछ चेंजेस करने हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक है। अब ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवर्तन होगा। 21 फास्ट एमआ पीरियड रखना है और 6 का स्लो एमआ पीरियड रखना है, और इसको डन कर देना है सर इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या करना है, डन कर देना है। एक सेकंड दोबारा से देख लेता हूं, वेट, इसको 6 कीजिए और स्लो एमआ पीरियड को 21 कीजिए,
सेटिंग्स हम लोगों ने अब यहां पर आपको कभी भी कोई गलत सिग्नल मिले इसकी संभावना ही खत्म हो गई। ठीक है, कभी भी कोई गलत सिग्नल आपको नहीं मिल सकता। देखिए 6 का मूविंग एवरेज, 6 का एमए पीरियड जो होता है वो 6 कैंडल पीरियड। 6 कैंडल पीरियड का मतलब समझते हैं? अगर आप आवरली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस पूरे सेशन का आपको एक डिफरेंस मिल गया कि पिछले सेशन में स्ट्रेंथ कैसी थी, अब वो स्ट्रेंथ रुक रही है या नहीं रुक रही है, उसकी प्राइस अगर कमजोर था तो सस्टेन कर रहा है या उस वीकनेस और बढ़ रही है, अगर प्राइस पहले से स्ट्रांग था तो सस्टेन कर रहा है या और स्ट्रांग हो रहा है। तो ये जो बताएगा ये आपको बताएगा 21 और 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना शार्प हो गया, ये आपके लिए उपयोग करना मैं आपको दिखाऊं। पीछे आ जाएं, थोड़ा सा पीछे आएंगे तो और बेहतर आपको यहां पर परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर समझिए प्राइस क्या है सर, यहां पर गौर से देखिए, थोड़ा सा बड़ा करूं आपको देखने में आसानी। ठीक है, ये बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, हम लोग डाउनफॉल में। यहां पर देखिए रेड और ब्लैक लाइन के बीच डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अचानक से एक पुल बैक आया, अचानक से पुल बैक। देखिए प्राइस में इतना बड़ा पुल बैक नहीं है, स्ट्रेंथ में पुल बैक है। स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ गई और स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद मैंने कहा पहली बार जब प्राइस ऊपर आए तो कभी भी उसको लॉन्ग नहीं करते, और जब दोबारा से ये लो ब्रेक हो जाए और लो ब्रेक होने पर इसके स्ट्रेंथ का जो लो लगा था फर्स्टली वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं हुआ। देखिए ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। प्राइस जब दोबारा आया तो तब भी ये लो ब्रेक नहीं हुआ, और प्राइस में ये लो ब्रेक होने के बाद दोबारा से प्राइस इसी लो के अंदर एंट्री करता है, इसी लो के अंदर, यहां पर देख पा रहे हैं, इसी लो के अंदर प्राइस क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है दोबारा से यहां पर। और जैसे ही ये एंट्री होती है तो यहां पर देखिए अब ये 21 का जो स्लोपिंग लाइन है वो ब्रेक करता है यहां पर, और आसानी से अब यहां पर देखिए डिफरेंस बढ़ने की शुरुआत हुई और हायर साइड ट्रेंड की भी शुरुआत हुई। देखा आपने। अब जैसे यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर ये डिफरेंस फिर कम होने लगा, यहां तक देखिए डिफरेंस बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। यहां पर आकर ये डिफरेंस आप देखिए फिर कम होने लगा। जैसे ही कम होने लगा ये एग्जिट का टाइम है, अब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कीजिए। ठीक है, जितनी बार आप ऐसे चीजों को शॉर्ट आउट करेंगे कभी भी आप देखेंगे कभी कोई आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं। ठीक है, बस क्या देखना है, स्ट्रेंथ। जो काम मूविंग एवरेज नहीं कर रहा है वो मैकडी कर दे रहा है। ठीक है, और मैकडी का जो उपयोग है वो कन्वर्जेंस का ही है, रिजम्पशन का नहीं है। ट्रेंड रिजम्पशन मत देखिए। अब ये हाई लगने के बाद मैं क्यों आपको एक ही बात बार बार बोल रहा हूं, कुछ तो कारण होगा ना। आप लोग क्या करेंगे, इसको आरएसआई की तरह यूज करेंगे। ये आरएसआई नहीं है, यही आपको गौर करना है। ठीक है, आरएसआई में आप रिजम्पशन को देखते हैं, 40 की आरएसआई 60 के ऊपर ट्रेंड होगा तो और ट्रेंडी हो गया मार्केट, 60 से 80 85 तक जाएगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर एक बार जहां पर इनके बीच में डिफरेंसेस कम हुए आप एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर दोबारा एवरेज पर तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक दोबारा नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं होता और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ दोबारा हम लोग नहीं बढ़ जाते तब तक। शॉर्ट सेलिंग में भी यही है। अगले सेशन में मैकडी के मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हिस्टोग्राम का क्या उपयोग है। ठीक है, हिस्टोग्राम के कई सारे उपयोग हैं, एक उपयोग हम लोग सीख जरूर लेंगे, अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो डिक्रीजिंग फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पर प्राइस तो गिर रहा है लेकिन हिस्टोग्राम देखिए डिक्रीजिंग फॉर्मेशन है, यहां पर रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन रुक गए। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि प्राइस में कमजोरी तो आ रही है लेकिन अब वो आर्टिफिशियल कमजोरी है, रियल नहीं है। रियल होती अगर शॉर्ट सेलिंग होती तो यहां पर पहले तो प्राइस में वीकनेस दिखता, प्राइस में वीकनेस दिखता तो मैकडी अपना ये लो ब्रेक करता, उसके साथ ही हिस्टोग्राम में रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन इंक्रीजिंग फॉर्म में होते, ऐसे डिक्रीजिंग फॉर्म में नहीं होते, ग्रीन फॉर्मेशंस की शुरुआत नहीं हो गई होती। बात क्लियर हुआ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत सिंपल यूज मैंने आपको बताया, बस सेटिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सेटिंग्स को अगर आपने चेंज कर लिया तो मैं आपको दावे से बोलता हूं आपको आने वाले पूरे ट्रेडिंग सेशंस में, अच्छा 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचिए आवरली या डेली पर, वो स्विंग के लिए, फ्यूचर्स के लिए, हेज के लिए, स्प्रेड के लिए। ठीक है, 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप काम कर सकते हैं इन्हीं एवरेजेस के साथ। ठीक है, 21 और 6 यही आपको एमए पीरियड रखना है, सिग्नल लाइन को नहीं छेड़ना है, सिग्नल लाइन 9 का 9 रहेगा, उसको बिल्कुल टच नहीं करना। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा। मैकडी में जो जो आप सीखना चाह रहे हो, जो जो पॉइंट्स मैं नहीं टच कर पाया, इतना समय मिला जितना बता पाया मैंने आपको बताया, और अगले सेशन के लिए जो जो आप पॉइंट्स सीखना चाहें, जो जो पॉइंट्स आपको उनको हाईलाइट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगले सेशन में वो मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए पर्याप्त है।